हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग नेहो सेंग को लेके पहुंच गया था लैंड मेंशन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो हम आगे देखते हैं। फिर विंग और नेहो सेंग लैंशिया के रूम से निकलते हैं और वहाँ से निकलने के बाद वो लोग जाते हैं तुरंत विंग के रूम में और वहाँ पे बैठ के अपने प्रोजेक्ट्स करने लगते हैं। और तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ मेड आती है एक, और वो ढेर सारे स्नैक्स लेके आई थी। ये देख के नेहो सेंग खुश हो जाता है। वाह, खाते खाते प्रोजेक्ट्स बनाने का मज़ा ही कुछ और ये कह के नेहो सेंग स्माइल करता है और तुरंत लेके वो जो लाई थी मीट वो सब खाने लगता है। तब विंग कहता है, अरे नेहो सेंग, इंसानों की तरह खाओ, जानवरों की तरह क्यों खा रहे हो। तब नेहो सेंग कहता है, वी तुम चुप रहो और मुझे खाने दो। देखो खाने को मिल रहा है तो खा लो चुपचाप तुम भी। और तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और मुझे खाने को देख के उसके ऊपर तरस आ जाता है और मैं खा लेता हूँ। तो अगर तुम्हें तरस नहीं आ रहा तो तुम छोड़ सकते हो, मैं तुम्हारा भी खा के ख़त्म कर दूंगा। और ये कह के नेहो सेंग खाने लगता है और विंग कहता है इसका कुछ नहीं होगा। और फिर विंग कहता है, अच्छा ठीक है, यहाँ खाने नहीं आए हो, प्रोजेक्ट करने आए हो, चलो प्रोजेक्ट करो मेरे साथ। और विंग और जो नेहो सेंग थे वो दोनों प्रोजेक्ट करने लगते हैं। तभी नेहो सेंग कहता है, अरे विंग, मैं तो भूल ही गया तुमको तुम्हारा गिफ्ट देना। तब विंग कहता है, गिफ्ट? तुम लाए हो गिफ्ट? तब नेहा से कहता है, और क्या, तुम मुझसे खाओ और मैं ना लाऊं, ये कैसे हो सकता है। और ये कह के वो तुरंत अपने पास से एक गिफ्ट निकालता है और वो विंग को दे देता है। और जब विंग को वो गिफ्ट देता है तो विंग कहता है, ये तुम क्या लाए हो, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। तब कहता है नेहा से, नहीं विंग, ये महंगा नहीं है, ये बहुत अच्छा है और तुम्हें पसंद आएगा, तुम पहले इसको देखो तो, ये बहुत प्रिटी है। मैं तो गया था, मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गया, इसलिए मैंने इसको ले लिया तुम्हारे लिए। तब विंग बोलता है, पर नेहो सेंग, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है और इतना महंगा लेने की क्या ज़रूरत थी। तब नेहो सेंग कहता है, अरे विंग, बस इसका बॉक्स महंगा लग रहा है, ये महंगा नहीं है, तुम देखो तो एक बार खोल के, और बहुत प्रिटी है, लग भी नहीं रहा है कि सस्ता है। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है, दिखाओ। तब नेहो सेंग को विंग दे देता है, मतलब विंग को नेहो सेंग दे देता है विंग के हाथ में। और फिर विंग उस बॉक्स को खोलता है और उसको खोलने के बाद उसमें देखता है कि एक ब्रेसलेट था, वो भी बहुत सुंदर सा, एकदम कलरफुल, मतलब उसका जो डिज़ाइन था वो बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा कलरफुल था, जो देख के विंग को बहुत अच्छा लगता है। और कहता है, विंग, वाह नेहा सिंह, ये तो बहुत अच्छा है, तुम ये कहाँ से लाए हो, ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता है, और क्या, ये मेरी पसंद है तो मेरी पसंद अच्छी होगी ना, और मुझे पता था विंग तुम्हें मेरी पसंद पसंद आएगी, तो कैसी लगी बताओ। तब विंग कहता है, वाह ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा ही, और पर तुम्हें ये कैसे मिली और कितने की है। तब जो नेहो सिंह था वो कहता है, बस ये $50 की है। तब विंग कहता है, क्या $50? तब नेहो सिंह कहता है, और क्या, $50 की है, ये मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है और बहुत सस्ता है। तब विंग कहता है, हाँ तुम्हारे लिए सस्ता है, पर मेरे लिए एक एक डॉलर बहुत महंगा है, इतनी महंगी ले आए हो। तब नेहो सिंह कहता है, क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे देख रहे हो विंग, तुम्हारा क्या ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तब विंग कहता है, नहीं नहीं ठीक है। और विंग सोचता है, चलो कोई नहीं, जब मुझे इस महीने की सैलरी मिलेगी मिस्टर लैन से तो मैं एक ही बार में दे दूंगा, क्योंकि मिस्टर लैन इतनी ज़्यादा ही सैलरी दे रहे हैं कि मेरा काम हो जाएगा। और ये सोचते ही विंग एक ब्रेथ लेता है और कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अगले महीने तक इसका पैसा दे दूंगा। तब नेहो सिंह कहता है, नहीं, मैंने कहा था ना कि तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम मेरी हेल्प करते जाओ और मैं तुम्हें जो तुम कहोगे वो दे दूंगा। तब नेहा सिंह की बात सुन के विंग कहता है, ओह चुप रहो तुम, मुझे तुम्हारी ऐसे फ्री में फेवर्स नहीं चाहिए, तो तुम चुपचाप रहो और मैं दूंगा तुम्हें पैसे, तुम ले लेना, और मैं तो तुम्हारी ऐसे ही हेल्प कर देता रहता हूँ। तब नेहा सिंह कहता है, पर विंग, मैंने कहा था ना। तब विंग कहता है, पर मैं नहीं मानूंगा ना, तुम मेरी बात समझो। और ये कह के विंग नेहा सिंह को देखने लगता है। तब नेहा सिंह कहता है, ओके ठीक है, तुम जैसा करो वैसा ही करो, तुम्हारा जैसा मन करे वैसा ही करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। और ये कह के नेहा सिंह कहता है, ठीक है, अब मेरी प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करो। तब विंग उसकी प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करने लगता है। और इधर मिस्टर शू को दिखाते हैं, वो हॉस्पिटल का काम ख़त्म करके घर जाते हैं और वहाँ पे जो मियाओ की मदर थी वो भी थी, मिसेस शू अब हो गई हैं वो सरनेम चेंज। तो वो जब देखती हैं मिस्टर शू तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि घर में कोई था जिससे वो बहुत ज़्यादा ही डर रही थी। फिर मिस्टर शू कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो और तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। तब मिसेस शू कहती हैं, अरे आप चुप रहिए, आप जल्दी से अपने रूम में जाइए, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आप जाइए अपने रूम में। तब मिस्टर शू कहते हैं, क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। तभी नीचे वेंशु आता है और वेंशु को देखने के बाद कहते हैं, मिस्टर शू
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने पता है क्या किया है? तुमने मिस्टर लैन की डॉटर के साथ कैसे ये सब कर दिया? और पता है तुम्हें लैन वांगजी ढूंढ रहा है, वो तुम्हें मार देगा। तब वेंशु हंसते हुए कहता है, और रियली वो मुझे मार सकता है? डैड आपको पता नहीं है कि वो अभी तक मुझे ढूंढ नहीं पाया है। तब मिस्टर शू कहते हैं, तुम एक नंबर के नालायक हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे बेटे होकर ये सब करोगे, पर तुमने कर दिया है। और मैं खुद जाके मिस्टर लैन वांगजी को बताऊंगा कि तुम यहाँ पर हो, और वो तुम्हें पनिशमेंट देंगे, ये देख लेना, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब वेंशु कहता है, पर डैड मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तब मिस्टर शू कहते हैं, तुम भले मेरे बेटे हो, पर हर इंसान को उसकी गलतियों की सज़ा मिलती है, और तुम्हें भी तुम्हारी गलतियों की सज़ा तो पक्का मिलेगी। और ये कह के मिस्टर शू जाने लगते हैं। तभी जो वेंशु था वो दौड़ते हुए अपने फादर के पास आता है और कहता है, फादर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं आपका बेटा हूँ, और आप इस औरत की वजह से आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो ना, मुझे पता है। ये औरत चाहती है कि आपकी सारी प्रॉपर्टी मियाओ को मिल जाए, और इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, क्योंकि आपको ये औरत ने कुछ आपके ऊपर कर दिया है, जिसकी वजह से आप बस इसकी ही तरफदारी करते रहते हो। तब मिस्टर शू कहते हैं, तुम चुप हो जाओ, ये तुम्हारी मदर है। तब वेंशु कहता है कि ये मेरी मदर नहीं है, ये मेरी स्टेप मदर है, जिसको मैं कभी नहीं पसंद करता हूँ। मैं अपनी लाइफ में इसको लाना ही नहीं चाहता था, लेकिन आप मेरी मदर के जाने के बाद आप इसको लेके आए, इस औरत को, और जो औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसका बेटा, उससे तो मैं नफरत करता हूँ, नफरत। और ये कह के वो देखने लगता है। तभी उसके फादर उसे एक बहुत ज़ोर से स्लैप लगाते हैं और कहते हैं, तुम जिसको कह रहे हो वो तुमसे बहुत अच्छा है, और मिंगयाओ के बारे में तुम अपने मुंह से बोलो मत। मिंगयाओ तुमसे बहुत अच्छा है। मैं तो सोचता हूँ अगर वो मेरा बेटा होता, मेरा खून उसमें होता, तो मुझे और भी गर्व होता, पर कोई बात नहीं, वो मेरी वाइफ का बेटा है, उसका खून है उसके अंदर, तो मुझे मिंगयाओ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मिंगयाओ मेरा बच्चा है, मैं उसे अपना बच्चा मान चुका हूँ, और अगर तुम उसको अपना ब्रदर नहीं मान सकते हो तो तुम मेरे लिए मर चुके हो। तब वेंशु हंसते हुए कहता है, वाह डैड, आप एक दूसरे के बच्चे के लिए अपने बच्चे को ऐसा कर रहे हो, वाह डैड वाह, ऐसा तो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा अपने बच्चे के साथ, अपने खुद के बच्चे के साथ। तब मिस्टर शू कहते हैं, तुमने आज तक मेरी कौन सी बात मानी है? तुम बस दिन भर अय्याशियाँ करते रहते हो, लड़कियों के साथ घूमते रहते हो, और जो तुमने मिस्टर लैन की डॉटर के साथ किया वो बहुत बुरा किया, और मैं ये सब कह दूँगा। तब वेंशु कहता है, आप नहीं कह सकते। तब जो मिस्टर शू थे वो कहते हैं, मैं कहूँगा, और देख लेना, तुम्हें तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं। और ये कह के मिस्टर शू अपने पास से मोबाइल निकालते हैं और तुरंत लैन वांगजी के पास कॉल करने लगते हैं। पर जो वेंशु था वो उनका जो मोबाइल था वो पकड़ लेता और कहता है, नहीं डैड आप नहीं कर सकते, और उनके बीच में हाथापाई होने लगती है। एक तरफ वेंशु मना कर रहा था, नहीं डैड आप नहीं करोगे, और वो कह रहे थे वो करेंगे, तो इसी में छीना झपटी होने लगती है। और उसी छीना झपटी में वेंशु को जो मिस्टर शू थे उनकी मोबाइल मिल जाती है, और वो मिस्टर शू को धक्का दे देता है, जो जाके सीधा जो टेबल रखा हुआ था सोफ़े के पास, उसमें जाके उनका सर लड़ जाता है, और वो तुरंत नीचे गिर जाते हैं। और ये देखने के बाद मिस्टर शू बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं, और वो तुरंत अपने हस्बैंड के पास जाती हैं। और ये सब देखने के बाद वेंशु डर जाता है, और वो तुरंत अपने डैड के पास जाता है। और जब ब्रीथिंग चेक करता है तो ब्रीथिंग बहुत धीरे थी, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि ब्रीथिंग ले रहे हैं। ये देखने के बाद वो डर जाता है, और वो खड़ा हो जाता है तुरंत कि आखिर में ये क्या हो गया। फिर उसके बाद जो मिसेस शू थी वो कहती है, वेंशु तुमने जो किया है उसके लिए मैं छोड़ूंगी नहीं, और मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं। ये कह के वो अपना मोबाइल निकालती है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है, और एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद वो वेंशु को देखने लगते हैं, और वेंशु कहता है, आपको मैं छोड़ूंगा ही नहीं बताने के लायक। और ये कह के जो मिसेस शू थी उनका भी सर पकड़ता है, और फर्श पे उनका सर बहुत ज़ोर ज़ोर से मार देता है। और मारने के बाद उन्हें जब वो बेहोश हो जाती है तो उन्हें वैसे ही छोड़ के वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हमें कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है, वहाँ जब एम्बुलेंस आती है तो घर का डोर खुला हुआ था, और एम्बुलेंस से जो उतरते हैं मेडिकल स्टाफ, वो लोग ये देख के हैरान थे। पर वो लोग फिर अंदर जाते हैं, और अंदर जाके देखते हैं कि वहाँ पे जो उनके हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और उनकी वाइफ दोनों पड़े हुए हैं नीचे, और पूरा ब्लड हो गया है। ये देखने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और वो लोग तुरंत लेके जाते हैं हॉस्पिटल, और इधर मिंगयाओ को कॉल करके बता देते हैं। और मिंगयाओ ये सब सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है, पर वो हॉस्पिटल में था तो वो हॉस्पिटल में ही वेट करने लगता है कि आखिर में वो लोग हॉस्पिटल में लेके आएंगे, तब वो अपने मॉम डैड को देखेगा। और वो हॉस्पिटल के गेट के बाहर वेट कर रहा था कि कब उसके मॉम डैड यहाँ आए। और जब उसके मॉम डैड यहाँ आते हैं तो उनकी हालत देख के जो मिंगयाओ था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और ये देख के उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, और वो तुरंत अंदर लेके जाता है, और जो उसके डॉक्टर फ्रेंड्स थे उनसे कहता है कि इन्हें तुरंत
ट्रीट किया जाए, क्योंकि जो मियाओ था वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। और इस हॉस्पिटल का रूल भी है कि अगर आपका फैमिली मेम्बर है तो आप उसके ऊपर ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फैमिली का कनेक्शन हो जाता है ना। तो इसलिए वो प्रोफेशनल नहीं रह जाएगा डॉक्टर, अगर उसी के फैमिली के जो मेंबर हैं वही पेशेंट बन के उसी के पास जाए। तो इसीलिए ये चीज़ मिंगियाओ नहीं कर सकता था कि वो अपनी मॉम डैड को खुद ट्रीट करे, और वो बाहर बैठ के वेट करने लगता। और जो उसके और भी कलीग्स थे और फ्रेंड्स थे, ये सब सुनने के बाद उसे सांत्वना दे रहे थे कि कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, उनका ऑपरेशन चल रहा है ना, वो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी सर में, और जिसकी वजह से जो मिस्टर शू थे उनकी सर की एक नस भी फट गई थी, और इधर मिसेस शू की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उनका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था। और इसी वजह से जो मियाओ था वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर उसकी फैमिली को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। और यही सब सोचते हुए वो बाहर बैठा हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है ऑपरेशन के बाद का सीन। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, और दोनों का मतलब ऑपरेशन साथ ही में चल रहा था, एक का अलग रूम में, एक का अलग रूम में। फिर जो सबसे पहले जो मिस्टर शू के रूम में डॉक्टर थे वो बाहर आते हैं, और वो बताते हैं कि आपके फादर खतरे से बाहर हैं, उनका ब्लड लॉस हुआ था पर हम उन्हें बचा लिए हैं और वो ठीक है, हमें कुछ टाइम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, फिर वो ठीक हो जाएंगे और वो एकदम फिट हो जाएंगे, आप उनका टेंशन मत लीजिए। और ये कह के वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तब जो मियाओ था वो थोड़ा सांस लेता है। फिर उसके बाद उसे अपनी मॉम की टेंशन होने लगी थी, मिसेस शू की, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मॉम का पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि उसकी मॉम की हालत उसके डैड से ज़्यादा ख़राब थी, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। और जब उसके मॉम के दरवाजे खुलते हैं जहाँ ऑपरेशन हुआ था, तो जब मिस्टर शू का ऑपरेशन ख़त्म हुआ था उसके 2 घंटे बाद ही उनका दरवाज़ा खुला था। और जब उनका डोर खुलता है तब मियाओ तुरंत डॉक्टर को देखने लगता है और डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर उसे देखते हैं मियाओ को, और मियाओ को देख के कहते हैं, मियाओ हमें माफ़ कर दो, पर हमें नहीं लगता कि हम उन्हें बचा पाएंगे। अभी के तो लिए उनका हेल्थ ठीक है, पर हम कुछ कह नहीं सकते, और उनका ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ था और उनको चोट भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो तुम्हें किसी भी हार्ड टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। और ये कह के डॉक्टर जाने लगते हैं, पर तभी नर्स आती है और कहती है, डॉक्टर पेशेंट की जो ब्रीथिंग है वो रुक रही है और ब्लड प्रेशर गिर रहा है। और ये कह के वो डॉक्टर को तुरंत बुलाती है, और ये सुनने के बाद डॉक्टर फिर से जाते हैं ओटी में, क्योंकि अभी जो मिसेस शू थी वो ओटी में ही थी, और उनको ओटी में ही अभी रखा गया था, क्योंकि अभी सब कुछ क्लियर करके उन्हें निकाला जाता। पर तुरंत ऐसा हो गया, फिर वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बीपी गिर रहा है, और जो उनका सांस था, ब्रीथिंग, वो भी रुक रही है। और ये देखने पर डॉक्टर हल्का सा घबरा जाते हैं। फिर वो तुरंत निकालते हैं, जिससे शॉक दिया जाता है, वो निकालते हैं और उससे शॉक देते हैं, पर कुछ हो ही नहीं रहा था। वो बार बार उनको शॉक दे रहे थे, पर वो उनका सांस जैसे चल ही नहीं था, बस कम होता जाता। और ये देखने के बाद जो डॉक्टर थे वो समझ जाते हैं कि इनको हम बचा नहीं सकते, पर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। वो बस शॉक दिए जा रहे थे कि अब पेशेंट रिस्पॉन्स कर दे, अब पेशेंट रिस्पॉन्स कर दे। पर कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है कि उनकी बीपी एकदम 0 हो गई थी, और मतलब बीपी कुछ पता नहीं चल रहा था, और जो उनकी ब्रीथिंग थी वो एकदम 0 हो गई और कुछ भी नहीं हो रहा था। और जो वहाँ के मशीन थे वो बस टी 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 करके आवाज़ें करने लगे थे। और ये देखने के बाद डॉक्टर समझ जाते हैं कि अब जो मिंगयाओ की मदर है वो ज़िंदा नहीं है। और ये देखने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाते हैं, क्योंकि वो मिंगयाओ के फ्रेंड्स थे, तो अपने दोस्त के लिए तो उन्हें होना पड़ेगा ना सैड। और वो अपने फ्रेंड के घर भी जाते थे, वो मिसेस शू को पर्सनली जानते भी थे, पर वो अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर वो नहीं बचा पाए। तो इसीलिए वो लोग फिर बाहर जाते हैं और इस बार अपना सर नीचे करके जाते हैं। तब मिंगया पूछता है, क्या हुआ क्या हुआ, मेरी मदर कैसी है, प्लीज़ 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 बताओ, तुम लोग मेरी मदर कैसी है, प्लीज़ बताओ, वो ठीक तो है ना, क्या हुआ था अभी को, प्लीज़ बताओ बताओ। तब जो मिंगयाओ का एक फ्रेंड था वो कहता है, मियाओ हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारी मदर को नहीं बचा पाए और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ये सुनने के बाद मियाओ नीचे बैठ जाता है, मतलब उसको अब जैसे उसके लेग्स में उसको थोड़ी सी भी पावर फील ही नहीं होती। वो जैसे लग रहा था कि एकदम उसके जो लेग्स हैं वो एकदम नम हो गए हैं, और इसी वजह से वो गिर गया नीचे और वो रोने लगा, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी मदर उसको इतना जल्दी छोड़ के चली जाएंगी। तब मियाओ कहता है, प्लीज़ मेरी मदर को बचा लो, प्लीज़ मेरी मदर को बचा लो प्लीज़। तब वो जो उसके फ्रेंड्स थे वो कहते हैं, मियाओ हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर हम नहीं बचा पाए उनको, तो हमें माफ़ कर दो।
हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी, पर हम क्या कर सकते हैं। हम गॉड के सामने तो नहीं खड़े हो सकते हैं ना। हम कोई गॉड थोड़ी ना है कि हम दूसरे गॉड से लड़ के तुम्हारी मदद को ले आए। तब मियाँ कहता हाँ ये बात सही है, पर वो डॉक्टर कहता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारी मदर को इतनी चोट लगी कैसे और इतनी हालत ख़राब। तब मियाँ कहता मुझे भी नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरे पास कॉल आया कि मेरी मदर और मेरे डैड की तबीयत ख़राब है। तब वो डॉक्टर कहता है कि मियाँ रो मत, तुम्हें अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा तुम्हारे फादर के लिए, और तुम्हारे फादर को जब ये सब पता चलेगा तो उनकी हालत कैसी होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम शांत हो जाओ और अपने फादर के ऊपर ध्यान दो और अपनी मदर की लास्ट रिचुअल्स करवा लो। और ये कह के वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं क्लीन होने के लिए, क्योंकि अभी वो ऑपरेशन जो ड्रेस पहनते हैं ऑपरेशन करते समय उसी में थे, तो इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। और जो उसके और भी फ्रेंड्स थे वो उसे सांत्वना देने लगते हैं और उसे संभालने लगते हैं। फिर तभी विंग अभी अपने रूम में काम कर रहा था और तभी उसके पास एक नर्स कॉल करती है और वो जब विंग को बताती है कि मिस्टर शू की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको चोट बहुत ज़्यादा लगी है और जो मिसेस शू थी वो उनकी डेथ हो गई है और मियाओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब विंग ये सब सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा शॉक लगता है, मतलब उसने कभी सोचा नहीं था कि उनकी डेथ हो जाएगी और ये सब जैसे ये सब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब हो जाएगा। तब विंग को एक शॉक लगता है और उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। तब न्योसेंग कहते हैं क्या बॉबी भाई तुम ऐसे ऐसे अपना चेहरा क्यों दिखा रहे हो, बताओ तो क्या हुआ तुम क्या तुम्हें किसी ने प्रपोज कर दिया, और ये कह के हंसने लगता है। तब विंग कहता है न्योसेंग बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी, जो मैंने कभी सोची नहीं थी। तब न्योसेंग कहता है क्या हुआ बॉबी भाई बताओ तो ज़रा, क्या कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से आप इतने शॉक में हो। तब विंग बताता है कि जो मियाओ गग्गा थे। तब न्योसेंग कहता हाँ वो जो तुम आपके फ्रेंड थे ना हॉस्पिटल में वो डॉक्टर हैं। तब विंग कहता हाँ वो ही, उनकी मॉम की डेथ हो गई और उनके डैड की हालत ख़राब है, अभी इस टाइम ठीक है लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते। और ये कह के विंग वहाँ से उठता है। तब न्योसेंग कहता है वी भाई आप कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है न्योसेंग मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है तो मैं उन्हें ऐसा छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। तब न्योसेंग कहता है अरे वी भाई पर आपका प्रोजेक्ट। तब विंग कहता है कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट को ऐसे छोड़ दो, मैं आऊँगा तब कर लूँगा और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ये कह के विंग अपना मोबाइल लेता है और वहाँ से तुरंत भाग जाता है और इतने स्पीड में जाता है कि पीछे से मिसेस लैन बुलाती ले रह गई थी जब वो हॉल से जा रहा था, पर वो सुनता नहीं है। और जब वो चला जाता है तब जो मिसेस लैन थी वो न्योसेंग के पास जाती है और न्योसेंग से पूछती है। तब न्योसेंग बता देता है क्या हुआ है। ये सुनने के बाद मिसेस लैन भी नहीं सोच पा रही थी कि क्या होगा, मतलब किसी की लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मिसेस लैन ने भी। फिर मिसेस लैन कहती है बेटा तुम रुकोगी या फिर जाने वाले हो, क्योंकि विंग चला गया। तब न्योसेंग कहता है आंटी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता विंग का अभी काम पूरा नहीं हुआ तो मुझे पूरा उसका प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, आखिर में मैं उसका दोस्त हूँ, ऐसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो मिसेस लैन कहती है ये अच्छी बात है, तुम कर दो उसका भी काम और अपना भी काम, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना। ये कह के मिसेस लैन वहाँ से चली जाती हैं। और इधर जो लैन वांगजी था उसके पास पता चलता है कि जो शू मेंशन था उसमें वेंशु गया था और उसने अपनी मॉम डैड की कैसी हालत की और उसकी मॉम की डेथ हो गई, क्योंकि ये असिस्टेंट नहीं बताया था लैन वांगजी के असिस्टेंट ने, शुयांग ने। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी भी तुरंत हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि वो लोगों को जानता है पहले से ही, यही लोग तो उसके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं वही हैं, तो इसीलिए लैन वांगजी जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद लैन वांगजी देखता है कि यहाँ पे जो मियाओ है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो एकदम रो जा रहा है। और वहाँ देखता है कि विंग भी बैठा हुआ और विंग आ गया और विंग भी मियाओ को पकड़ कर बहुत ज़्यादा रो रहा है, जैसे लग रहा है कि विंग का भी कोई बहुत अच्छा रिलेटिव या फिर कोई फैमिली मेम्बर की डेथ हुई है। और ये सब देख के लैन वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था और उसे वेंशु के ऊपर और भी गुस्सा आ रहा था। उसने कहा वेंशु अगर तुम अब मुझे मिल गए तो मैं सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये बात तो तय है, ये तुम देख लेना, तुमने अपने मॉम डैड को भी नहीं छोड़ा तो तुम किसी और के लिए क्या सिंपैथी फील करोगे, और मैं तुम्हें मार दूंगा वेंशु, मार दूंगा। और ये कह के लैन वांगजी तुरंत वहाँ से चल जाता और फिर से अपने गार्ड के पास फ़ोन करता और कहता है मैंने तुम्हें कब का कहा था कि तुम वेंशु को ढूंढ के ले आओ, पर तुम नालायक, तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें इसी चीज़ के लिए पैसा देता हूँ कि तुम लोग बस ऐसे ही टाइम पास करते रहो और तुम लोग नहीं ढूंढ पा रहे हो, ये समझ लो अगर वेंशु नहीं मिला आधे घंटे के अंदर तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। और इस बार मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बार तुम लोगों को
मार दूंगा और फिर तुम रिजल्ट देखोगे। तब ये कह के लैन वांग जी तुरंत कॉल कट कर देता है और जो इधर उसके बॉडीगार्ड्स थे वो ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग गया था कि वेंशु शू मेंशन से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है, तो इसीलिए वो वहीं कहीं ढूंढ रहे थे आसपास। और ये सच भी था, वो शू मेंशन से ज़्यादा दूर नहीं गया था, वो वहीं आसपास में ही था, क्योंकि सबके ऊपर नज़र रखता और उसे पता था कि लैन वांग जी तो उसे ढूंढ ही रहा है, और अगर लैन वांग जी के हाथ तो वो चढ़ गया तब तो वो गया, उसकी तो बैंड बजेगी। और इसलिए वेंशु बस छुप छुप के ही फिर रहा था। फिर इधर हमें दिखाया जाता है विंग, जो मिंगयाओ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था और वो चुप कराता है मिंगयाओ को। फिर उसके बाद कहता है अगर आपके फादर ऐसे देखेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, और आप अपने फादर के बारे में तो सोचिए, आप इतने टूट जाएंगे तो आपके फादर का क्या होगा। और ये सब कह रहे के जो विंग था उसने मिंगयाओ को चुप कराया था, और मिंगयाओ कुछ समय बाद शांत हो गया था। फिर मिंगयाओ रोते रोते सो गया था, क्योंकि वो अब क्या करे, वो एक तो रात से ही काम भी कर रहा है और वो एक डॉक्टर है, तो उसकी नींद भी पूरी नहीं होती, और ऊपर से उसके साथ ये सब हो गया और वो इतना रोया तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, जिसकी वजह से जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेंच लगे रहते हैं उसी पे सो गया था मिंगयाओ। और उसके सोने के बाद विंग उठता है और वो जाता है मिस्टर शू के रूम में, जहाँ पे मिस्टर शू को एक वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ जाता है, देखता है, तब देखता है कि सारी मशीन्स लगी हुई हैं मिस्टर शू के आसपास, और मिस्टर शू बेहोश है, मतलब अभी होश में नहीं आए हैं, पर वो जल्दी ही आ जाएंगे। उनको 24 आवर के लिए रखा गया है डॉक्टर और नर्स के देखभाल में, जैसे डॉक्टर और नर्स देखते रहें थोड़ी थोड़ी देर में। फिर हमें दिखाया जाता है लैन वांग जी का सीन। लैन वांग जी के पास कॉल आता है, तब लैन वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर लैन वांग जी जो सिटी थी उसके बाहर जाता है, और उसके बाहर उसका एक मेंशन था, वहाँ पर जब जाता है तब वहाँ पर एक आदमी को चेयर पर बांध के रखे होते हैं, और उसको देखने के बाद लैन वांग जी एक क्रीपी सी स्माइल करता है और कहता है वाह वेंशु, तुम तो बड़े चालाक हो, तुम अभी तक मेरे हाथ नहीं लगे थे पर आज तुम मेरे हाथ लग चुके हो। तब वो हंसने लगता है और कहता है रियली, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो लैन वांग जी, मैं तुम्हारे हाथ इतनी जल्दी नहीं आने वाला हूँ। और तुम्हें क्या लगता है मैं वेंशु हूँ? गलत, तुम गलत हो, मैं वेंशु नहीं हूँ। मैंने तो बस चकमा देने के लिए ये सब किया था, जैसे वेंशु भाग जाए। और जब लैन वांग जी उसका जो नेक था उसको टाइटली पकड़ लेता और कहता क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और तुम वेंशु नहीं हो? ये नहीं हो सकता, तुम ही वेंशु हो, देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया और तुम्हारे क्या होगा, अब मेरे आदमी तुम्हें खुद पकड़ के लाए हैं। तब जो वो इंसान था वो कहता है ओह तुम्हें सच में लगता है मैं वेंशु हूँ, और ये कह के वो स्माइल करता है। तभी लैन वांग जी देखता है कि उसके हाथ में कुछ मेकअप टाइप में कुछ जैसे अजीब तरह लग रहा है उसके हाथ में, और ये देखने के बाद लैन वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर वो तुरंत जो उस इंसान के चेहरे पे मास्क लगा हुआ था उस मास्क को पकड़ के खींचता है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पे एक मास्क लगाया हुआ था जिसकी वजह से वो वेंशु की तरह दिख रहा था। फिर जब वो निकालता है तो वो पीछे से दूसरा इंसान था। जब लैन वांग जी देखता है ये दूसरा इंसान है, तब लैन वांग जी कहता है तुम कौन हो और वेंशु कहाँ है, बताओ तुम कौन हो, वेंशु कहाँ है? तब वो इंसान कहता है लैन वांग जी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी वेंशु तो तुम्हारे हाथ से तो निकल ही जाएगा, और मैंने उसकी हेल्प की, तुम्हें पता है मैंने उसकी हेल्प की है, क्योंकि एक टाइम में उसने मेरी हेल्प की थी, तो तुम उसे नहीं पकड़ सकते। तब लैन वांग जी कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? तब वो इंसान कहता है ओह हो लैन वांग जी तुम मुझे मार दोगे, मुझे मरने से डर नहीं लगता, तुम मुझे मार दो और तुम मुझे मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वेंशु ने बताया था तुम बस उसको मारना चाहते हो और किसी को नहीं मारोगे, तो तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया था। तब लैन वांग जी एक क्रीपी सी स्माइल देता और कहता है रियली मैं तुम्हें नहीं मार सकता, वाह क्या तुम्हारे दोस्त ने तुमको एकदम उल्लू बनाया है, चलो देख लेते हैं कि मैं मार पाता हूँ कि नहीं। और ये कह के लैन वांग जी गन निकालता है, और ये गन देखने के बाद वो इंसान डर जाता है और कहता है नहीं 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 लैन वांग जी तुम मुझे नहीं 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 मार सकते, मैंने थोड़ा ना कुछ किया है। तब लैन वांग जी कहता है पर तुमने वेंशु का साथ दिया है, एक अपराधी का साथ दिया है जिसने बहुत सारे गुनाह किए हैं, और तुम भी एक क्रिमिनल ही हो क्योंकि एक तुमने क्रिमिनल का साथ दिया है। और ये कह के लैन वांग जी एक स्माइल करता है और लैन वांग जी कहता है ओके बाय बाय, मुझे तुम्हारे नाम भी जानने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा तभी मैं वेंशु को ढूंढूंगा। और ये कह के उस इंसान को लैन वांग जी मार देता है गोली तुरंत, और वो इंसान चिल्लाते हुए ही मर जाता है तुरंत। और फिर वो अपने गार्ड्स को देखता है और कहता है तुम लोग एक नंबर के नालायक हो, मैंने कहा था वेंशु को पकड़ने के लिए, पर वेंशु की जगह तुम किसी और को पकड़ के लेके आए, और अब मुझे वेंशु चाहिए, अगर इस बार वेंशु नहीं मिला तो देख लेना। और अपने एक गार्ड के पैर पे गोली मारता और कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हारे पैर पे ही गोली मारा है, पर अगर इस बार नहीं आया वेंशु तो मैं तुम्हारे सर पे गोली मारूंगा। और ये कह के लैन वांग जी वहाँ से बहुत ज़्यादा ही गुस्से में चला जाता है। और इधर
दिखाया जाता है कि वो गार्ड्स उस गार्ड को लेके हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि उसको जो गोली लगी है और वो अब चल भी नहीं सकता, तो कुछ लोगों को पकड़ के लेके जाना पड़ेगा ना आखिर में वो उनके साथ काम ही तो करता है, वो ऐसे छोड़ ना सकते हैं। और फिर वहाँ से जो लैन मांग देता और शुयंग निकल जाता है, और शुयंग कहता है बॉस हमें और टाइम दीजिए, हम ढूंढ लेंगे। वो बेंशु बहुत चालाक है, जिसको ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, प्लीज़ बॉस आप हमें कुछ और टाइम दे दीजिए, हम उसे पक्का ढूंढ लेंगे। तब लैन वांगजी कहता है मैं तुम लोगों को कितना टाइम दूँ, मैं और टाइम नहीं दे सकता, मेरे पेशेंस का तुम लोग बहुत ज़्यादा इम्तहान ले रहे हो, और मैं जिस दिन अपना पेशेंस ख़त्म किया ना उस दिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तब वो कहता है शुयंग बॉस आप प्लीज़ हमारी बात सुनिए, हमें टाइम दीजिए, हम कुछ करते हैं। और ये कह के लैन वांगजी और जो शुयंग थे वहाँ से चले जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे कि आखिर में मिस्टर शू उठेंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, और भी धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलेगी। और आप लोगों को लग रहा होगा मैं ये स्टोरी बहुत ज़्यादा स्लो लेके जा रही हूँ, पर मैं इस बार इस स्टोरी को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर। और बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। आप लोग अच्छे से रहना।